नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार। चलिए आज समझते हैं भारत और ग्लोबल इकोनॉमी के रिश्ते को। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका असर हम सब पर पड़ता है, भले ही हमें इसका रोज एहसास न हो। तो आइए इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। तो बात शुरू करते हैं इस सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर कोई देश अपनी करेंसी, जैसे कि हमारा भारतीय रुपया, उसकी कीमत किसी दूसरे देश की करेंसी, मान लीजिए डॉलर के मुकाबले, कैसे तय करता है? यही वो पॉइंट है जहां से पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का खेल शुरू होता है। और इस सवाल का जवाब छिपा है एक कॉन्सेप्ट में, जिसे हम कहते हैं विनिमय दर या एक्सचेंज रेट। समझिए, ये वो अदृश्य धागा है जो दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़कर रखता है। देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो एक्सचेंज रेट बस ये बताता है कि अगर आपके पास एक देश की करेंसी है तो उसके बदले में दूसरे देश की कितनी करेंसी आपको मिलेगी। इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का पूरा हिसाब किताब इसी पर टिका है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि एक्सचेंज रेट है $1 बराबर 70 रुपए। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर आपको एक अमेरिकी डॉलर चाहिए तो आपको अपनी जेब से 70 भारतीय रुपए देने होंगे। तो सवाल ये उठता है कि ये रेट तय कैसे होता है। देखिए, कुछ देश तो इसे खुद ही कंट्रोल करते हैं, लेकिन ज्यादातर देश, जिनमें भारत भी शामिल है, इसे मार्केट पर छोड़ देते हैं। मतलब किसी करेंसी की डिमांड और सप्लाई कितनी है, वही उसकी कीमत तय करती है। ठीक है, तो अब जब हम एक्सचेंज रेट समझ गए हैं तो चलिए एक बहुत ही पावरफुल टूल की बात करते हैं जिसे सरकारें इस्तेमाल करती हैं। इसे कहते हैं अवमूल्यन या डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन का मतलब है जब कोई देश जानबूझकर अपनी मर्जी से अपनी करेंसी की वैल्यू गिरा देता है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं होता, बल्कि एक सोची समझी आर्थिक चाल होती है। पर सवाल ये है कि कोई भी देश ऐसा करेगा क्यों? तो होता क्या है? सोचिए, डिवैल्यूएशन के बाद विदेशियों के लिए भारत का बना सामान खरीदना सस्ता हो जाता है, क्योंकि उनके $1 में अब पहले से ज्यादा रुपए मिलते हैं। और इसका उल्टा असर हम पर होता है। हमारे लिए बाहर से आने वाला सामान और भी महंगा हो जाता है। और यही तो असली मकसद है। सरकारें चाहती हैं कि देश का एक्सपोर्ट बढ़े, क्योंकि हमारा सामान दुनिया के लिए सस्ता हो गया है, और इंपोर्ट कम हो, क्योंकि विदेशी सामान अब महंगा हो गया है। इन सब से देश का ट्रेड बैलेंस सुधरता है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ किताबी बातें हैं। भारत ने भी जरूरत पड़ने पर इस टूल का इस्तेमाल किया है। पहली बार 1949 में, आज़ादी के ठीक बाद। फिर 1966 में, युद्ध और सूखे की वजह से पैदा हुए आर्थिक संकट के समय। और सबसे बड़ा डिवैल्यूएशन हुआ 1991 में, जब भारत की अर्थव्यवस्था मुश्किल में थी। तब रुपए की कीमत 2 बार में गिराई गई थी। अब देखिए, ये जो देशों के बीच पैसों का लेन देन है, ये कोई जंगल राज नहीं है। इसको कंट्रोल करने और नियम बनाने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी हैं। एक तरह से ये ग्लोबल इकोनॉमी के रेफरी हैं। इनमें कुछ नाम तो आपने जरूर सुने होंगे, जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक और WTO। ये सब मिलकर ग्लोबल इकोनॉमी की दिशा तय करने में बड़ा रोल निभाते हैं। इन सब में से एक खिलाड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF की। चलिए इसे जरा करीब से जानते हैं। तो ये IMF है क्या? इसकी कहानी शुरू हुई 1944 में और 1945 से इसने काम करना शुरू कर दिया। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है और इसका मेन काम है अपने मेंबर देशों को आर्थिक संकट के समय लोन देना। और ये कोई छोटा मोटा क्लब नहीं है, पूरी दुनिया के 190 देश इसके सदस्य हैं। सोचिए जरा, लगभग पूरी दुनिया इसका हिस्सा है, जो बताता है कि इसका प्रभाव कितना ज्यादा है। अच्छा, तो ये सारी थ्योरी और ये सारे संगठन, इनका असल में मतलब क्या है? इनका सीधा असर पड़ता है इन्वेस्टमेंट पर। तो चलिए अब जमीन पर उतरते हैं और देखते हैं कि भारत में असल में पैसा आ कहाँ रहा है। ये आंकड़े हमें असली कहानी बताते हैं। अगर 2023-24 के आंकड़ों पर नजर डालें तो विदेशी निवेश खींचने की रेस में सबसे आगे था कर्नाटक, उसके पीछे गुजरात और फिर महाराष्ट्र का नंबर था। इससे पता चलता है कि इस वक्त इन्वेस्टर्स के लिए कौन से राज्य सबसे हॉट डेस्टिनेशन थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले ही साल यानी 2024-25 में देखिए क्या हुआ। कर्नाटक ने तो अपनी लीड और भी बढ़ा ली, पर असली खेल हुआ दूसरे और तीसरे नंबर पर।
महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर आ गया और दिल्ली ने गुजरात को पीछे छोड़कर तीसरा स्थान ले लिया। ये दिखाता है कि इकोनॉमी में चीजें कितनी जल्दी बदलती हैं। एक बात और समझना जरूरी है, ये जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है इसे अक्सर हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या एफपीआई कहते हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब ये पैसा ज्यादातर स्टॉक मार्केट या बॉन्ड्स जैसी चीजों में लगता है। ये फैक्ट्री लगाने जैसा परमानेंट इन्वेस्टमेंट नहीं होता, इसलिए ये आता जाता रहता है। तो ये सब देखकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जिस तरह से दुनिया भर का पैसा अपनी जगह बदल रहा है और हमारे अपने राज्यों में ये होड़ लगी हुई है, तो आगे चलकर भारत की इस इकोनॉमिक रेस का अगला विनर कौन सा राज्य बनेगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।